अगर आप इंडिया में एक क्लाउड किचन सेटअप करने का सोच रहे हो और फूड इंडस्ट्री में घुसने का सोच रहे हो थ्रू एनी ऑफ द मीन्स और ऑनलाइन के रास्ते से आप अपना बिजनेस बड़ा करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे क्लाउड किचन या एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ब्रांड अपने आप को इंडिया में स्टैब्लिश कर सकता है। और क्या वो 3 तरीके हैं जिसके आज के टाइम पे अगर एक क्लाउड किचन यूज करेगा तो उसको सक्सेसफुल होने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज की इस वीडियो इस टॉपिक को कवर करने के लिए जिस स्टार्टअप का मैंने सहारा लिया है दैट इज शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 के एपिसोड 29 में आया हुआ स्टार्टअप ईटवर्स। इसको पुलकित, हर्ष और आदर्श ये 3 भाई लेके आए। भाई मतलब दोस्त, अपन के तो भाई हो गए तो अपन भाई लेके आए। ये लोग कोलकाता में ही बोर्न एंड बॉटअप हैं, वहीं के आसपास के हैं और इन्होंने वहीं पे ये ब्रांड चालू किया था। दरअसल ईटवर्स एक मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत 8 ब्रांड्स आते हैं और उन मात्र 10,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी। हब एंड स्पोक मॉडल पे ये लोग काम करते हैं, जहां पे इनकी एक बेस किचन है और वहां से रॉ मटेरियल उठ के इनके 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट किचन में जाता है, वहां पे खाना प्रोसेस होता है और नेबरिंग एरियाज में डिलीवर होता है। 20 लाख से ज्यादा ऑर्डर्स अभी तक ये लोग डिलीवर कर चुके हैं और स्विगी जोमेटो के थ्रू ये लोग काम करते हैं। थोड़ा नंबर्स पे जाऊं तो पिछले साल 13 करोड़ का इनका रेवेन्यू था विद 1% एबिटा एंड इस साल 21 करोड़ का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है विद 6% ऑफ एबिटा। यहां तक सारे नंबर्स देख के तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यार 21 लाख करोड़ की प्रोजेक्टेड सेल किसी स्टार्टअप की आ रही है शार्क टैंक इंडिया में, तो फिर क्या वजह रह गई कि 5 में से एक भी का इनको ऑफर नहीं मिला और कोई डील इनकी बनी ही नहीं, क्रैक ही नहीं हुई शार्क टैंक पे? वो रीजन जरा मैं देखना चाहता हूँ। थोड़ा मैं डिटेल में लेके चलता हूँ आपको इनके बिजनेस में। तो इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था 2014 में, मतलब आज से लगभग 10 साल पहले। और 10 साल पहले जब इन्होंने अपना बिजनेस चालू किया तो उस समय स्विगी और जोमेटो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स नहीं थे। उस वक्त कलकत्ता के लोगों के लिए यही स्विगी थे, यही जोमेटो थे। ऑनलाइन डिलीवरी ये उस वक्त फूड की कर रहे थे और यही वहां पे एक स्टैब्लिश ब्रांड बन रहे थे। कोरोना की वजह से फिर इनको हिट लगे, लेकिन वो सही है, सारे ब्रांड्स को लगा। जब स्विगी जोमेटो आए तो कायदे से होना क्या चाहिए था, बिकॉज ये कोलकाता में ऑलरेडी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। इनको स्विगी जोमेटो जैसे ही लॉन्च हुआ, जैसे इन्होंने खुद को स्विगी जोमेटो पे रजिस्टर किया, वहां से इनकी सेल एकदम बढ़ जानी चाहिए थी, बिकॉज स्विगी जोमेटो का अडॉप्शन कर्व बहुत हाई था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज 10 साल बाद भी केवल 1.5 to 1.7% ऑर्डर्स ही इनके ब्रांड से होते हैं इन दिस सिटी ऑफ कोलकाता। इसका मतलब क्या है कि जिस शहर में इन्होंने 10 साल तक काम किया, उस शहर के 2% लोग भी इनका खाना मंगा के आज नहीं खा रहे हैं। और ये लोग उस शहर में क्लेम कर रहे थे कि वी वर दी स्विगी जोमेटो, वी वर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड ऑफ दैट सिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या गड़बड़ हुई? क्या खाने में कोई कमी थी? क्या खाने का टेस्ट अच्छा नहीं था? नहीं, बिकॉज अगर आप एपिसोड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शार्क्स को तो इनका खाना बहुत पसंद आया, शार्क्स ने तो इनके खाने को बहुत अच्छा रिव्यू किया। तो फिर दिक्कत कहां थी? दिक्कत यहाँ पे आई स्केलिंग और विजन में। दिक्कत यहाँ पे आई कि ये लोग 10 साल तक कलकत्ता में ही स्टैब्लिश रहे, कलकत्ता में ही अपने आप को कन्फाइन करके इन्होंने रखा। 10 साल तक भी ये लोग कलकत्ता को कवर नहीं कर पाए। 10 साल तक भी ये लोग कलकत्ता के आजू बाजू जगह पे नहीं जा पाए, केवल एक सिलीगुड़ी में गए हैं, वो भी अभी गए हैं, थोड़ी बहुत ही वहां की प्रेजेंस है। 10 साल तक इन्होंने कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं देखा। 10 साल तक इन्होंने फंड रेज करके अपना बिजनेस को बड़ा करने का, स्केल करने की कोशिश नहीं करी। ये प्रॉब्लम है। इन्होंने नेशनल ब्रांड बनने की कोशिश नहीं करी। ये प्रॉब्लम है। जो पर्टिकुलर रीजन का ये लोग क्लेम कर रहे हैं, हम धुरंधर हो गए हैं, हमने इस रीजन में 10 साल बिताए, नाउ वी आर एक्सपर्ट ऑफ दैट रीजन, उसमें भी आपका मार्केट शेयर 2% का भी नहीं है। तो बॉस कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो आप अपने बिजनेस में गलत कर रहे हो। आप खाना अच्छा बना रहे हो ये हमें पता चल गया, बट शायद उस खाने को पहुंचा नहीं पा रहे हो, शायद लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, जिसकी वजह से आप 10 साल तक आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। आपने मेहनत करी होगी अनडाउटेडली, बट वो दिखाई नहीं दे रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर। बिजनेस कहीं ना कहीं जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा, क्योंकि इनकी डाटा ये सपोर्ट नहीं करता है। स्विगी जोमेटो पे इनकी अवेलेबिलिटी वो सपोर्ट नहीं करती है, इनका रीजनल पुल वो सपोर्ट नहीं करता है। तो शायद ये लोग अभी 20-21 करोड़ 22 करोड़ तक चले जाएं, शायद 30-40 करोड़ तक भी चले जाएं, लेकिन उसके आगे स्केल करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इनके थोड़ा कॉम्पिटिटर ब्रांड को आप देखो तो रेबेल, ईट फीड, मॉम फूड, ये सारे
ब्रांड्स क्या करते हैं, ये सब भी मल्टी ब्रांड क्लाउड किचन हैं, ये भी अपने नीचे सब ब्रांड्स को रखते हैं और उनके प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक ब्रांड को पिक करते हैं, उसके खाने पे, उसकी डिलीवरी, उसका पूरा सिस्टम बनाने पे फोकस करते हैं, उसकी मार्केटिंग पे अग्रेसिवली खर्च करके उस ब्रांड को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अगले ब्रांड पे पहुंचते हैं। इनसे जब शार्क्स ने पूछा कि भाई आप 10 साल तक केवल कलकत्ता में ही क्यों नहीं रहे, आप बाहर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि वी वर ट्राइंग, हम लोग पैसा जलाना नहीं चाहते थे। हमने एक साल में एक ब्रांड लॉन्च किया, उसको आराम से सक्सेसफुल बनाया, प्रॉफिटेबल बनाया। बॉस, अगर आपने एक साल में एक ब्रांड को प्रॉफिटेबल बनाया तो आप पिछले साल आपका EBITDA केवल 1% ही क्यों था? 8 ब्रांड होने के बावजूद भी आपका बिजनेस ब्रेक इवन पे कैसे चल रहा था? वो प्रॉफिटेबिलिटी कहां गई? बॉस, अगर आप इतने सारे ब्रांड्स, 8 ब्रांड जिन्होंने अपने क्लाउड किचन में खोल दिए यार, सबसे बड़ी बात तो यह है, मेरे हिसाब से होना क्या चाहिए था, इनको वो 8 ब्रांड्स नहीं खोलने चाहिए थे। भले ही इन्होंने बोला कि हमने एक साल में एक ब्रांड निकाला, मेरे को मत करो, 3 साल में एक ब्रांड निकालो, काफी है। 3 साल में एक ब्रांड निकालो, लेकिन वो ब्रांड जब ऐसा निकालो कि भाई फिर उस ब्रांड को उस शहर में टच करने वाला कोई ना बचे। दरअसल होता क्या है ना, फूड का बिजनेस थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। मैं आपको समझाता हूँ इस बिजनेस में यूएसपी कहां से आती है। मास्टर क्लास है भाई ये क्लाउड किचन फूड इंडस्ट्री के लिए, एक बार सुन लोगे तो मजा आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि यूएसपी कहां से बनती है क्लाउड किचन में। फूड बिजनेसेस में यूएसपी 3 तरीके से बन सकते हैं। या तो आपका कोई हीरो ब्रांड मतलब आपने 8 ब्रांड लॉन्च कर रखे हैं, उसमें से एक ब्रांड ऐसा है, मान लो बर्गर इन लॉ करके इनका एक ब्रांड है जहां पे ये बर्गर सर्व करते हैं, मान लो वो एक ऐसा ब्रांड है कि आप बर्गर की जो दिग्गज कंपनी है ना मैकडोनल्ड्स, हम उसको टक्कर दे रहे हैं। वो हमारे बाकी 7 ब्रांड्स केवल कलकत्ता में बिकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे वेस्ट बंगाल में बिकता है। वो एक ऐसा ब्रांड है जिसको पूरे राज्य से, आसपास के राज्यों से प्यार मिलता है। कोई एक हीरो ब्रांड आपका ऐसा हो जाए, बाकी छोटे छोटे 7, 6, 5 ब्रांड होंगे चलेगा, बट एक हीरो ब्रांड आपका इतना बड़ा हो जाए जो आपके सारे बिजनेस को खींच के ना उसको ही नैया पार करा दे, या तो वो आपकी यूएसपी बन सकती है, वहां से आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरा तरीका, आप रीजनल ब्रांड बन सकते हो। रीजनल ब्रांड क्या होता है ना, रीजनल ब्रांड क्या होता है कि मान लीजिए आपने फॉर दिस केस कलकत्ता पकड़ लिया। अब कलकत्ता का ना कुछ स्पेशल ऐसा खाना होगा जिसका टेस्ट उसके आसपास के एरिया से थोड़ा अलग होगा। अब कलकत्ता में मान लीजिए कलकत्ता में जैसे आलू पूरी बनते हैं वो और कहीं वैसे नहीं बनते हैं, तो आपने वो आलू पूरी वाला ही एक ब्रांड उठाया और उसको कलकत्ता में इतना फेमस कर दिया कि अभी जो आपका 1.5-1.7% शेयर है जोमेटो स्विगी का, ये बढ़ के लगभग आपका 15% 17% हो जाए, ये बढ़ के आपका 25% हो जाए। इतना आपने उस एक ही ब्रांड को उसी रीजन में इतना फेमस कर दिया कि अगर आप कलकत्ता आए हो और आपको कलकत्ता के फेमस आलू पूरी खाने हैं तो भाई हमारे यहाँ से खाने और कहीं से खा ही नहीं सकते हो। वो होता है रीजनल ब्रांड। ऐसे आप हर जगह छोटी छोटी जगह के, बिहार का लिट्टी चोखा हो गया, दिल्ली का कोई और चीज हो गई, ठीक है, हिमाचल का कोई और चीज हो गई, राजस्थान का कोई और चीज हो गई, ऐसे आपने एक एरिया पकड़ा और वहां की जो स्पेशलिटी है वो इन्हीं को ही खिला के आपने हिट बना दिया। वो होता है रीजनल ब्रांड। फिर एक होता है स्पेशलिटी ब्रांड। स्पेशलिटी ब्रांड क्या होता है कि मान लीजिए बिरयानी हैदराबाद की फेमस है, तो मैं वो हैदराबाद की बिरयानी जो है ना वो वहीं से ही उसी का ऑथेंटिक टेस्ट वहां से उठाऊंगा और पूरे इंडिया में डिलीवर करूंगा। ये थोड़ा सा अलग है। रीजनल में हम क्या कह रहे थे, हैदराबाद की बिरयानी हैदराबाद में ही बेचेंगे और वहां पे स्पेस कवर करेंगे बिकॉज वहां पे वो ऑलरेडी इन डिमांड प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट की बाहर भी डिमांड है। तो सेकंड मॉडल ये हो गया कि थर्ड मॉडल ये हो गया कि बॉस आप क्या कर रहे हो, आप उस हैदराबाद की बिरयानी को हैदराबाद में इतना फोकस नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी बहुत होगा हैदराबाद में, उसको आप और पैन इंडिया बेच रहे हो। वहां पे आपने सारा प्रॉफिट अपना, सारा स्केल अपना वहां पे आपने डेवलप कर लिया। ये 3 तरीके के ब्रांड्स है, या तो आपका कोई हीरो प्रोडक्ट हो, या कोई रीजनल ब्रांड बना लो, या कोई स्पेशलिटी ब्रांड बना लो। ये 3 तरीके से अगर आप कोई अपना ऐसा ब्रांड डेवलप कर लेते हैं अपने क्लाउड किचन में तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपका बिजनेस का स्केल होने का चांस बढ़ जाता है, आपके टॉप लाइन बॉटम लाइन सब इंक्रीज हो जाएगी। लिख के ले लो यार। इनके केस में दिक्कत क्या होगी, मैं थोड़ा सा इनकी पिच पे वापस चलता हूं। इनसे जब पूछा गया कि भाई साहब आप फंडिंग ले क्यों रहे, आपको क्या जरूरत है फंडिंग की, आप जब 10 साल तक आपने फंडिंग नहीं उठाई तो अब आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो आप फंडिंग उठाना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम उस फंडिंग को ऑपरेशंस में लगाना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि हम उस फंडिंग को से R&D करेंगे और अपनी एक बेस्ट सक्सेसफुल ब्रांड ढूंढेंगे कि कौन सी हमारी ऐसी ब्रांड है जो केवल कलकत्ता में ही नहीं पूरे वेस्ट बंगाल में चलेगी। सो माय डियर, जो भी आप 3 दोस्त भाई लोग आए शार्क टैंक में, माय डियर, फॉर व्हाट वर यू वेटिंग?
इन 10 सालों तक आप क्या कर रहे थे, आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे, जो आपने ये काम इन 10 सालों तक नहीं किया। इन 10 सालों में आपने 8 ब्रांड बनाए, लेकिन आपको उसमें से कोई एक भी हीरो ब्रांड नहीं मिला, तो आपने उस 10 साल तक क्या किया। और अब अगर फंडिंग लेके आप वो करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात है आपको और फंडिंग लगेगी, ताकि जब वो आपने एक अपना हीरो प्रोडक्ट ढूंढ लिया, अब उसे स्केल करना है, तो आप और फंडिंग लेके आओगे। तो बस आपने पहले 10 साल क्या किया, आपका प्रॉफिट भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आपका मार्केट शेयर भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आपका मैं कहूं टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस आपने डेवलप कर ली, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आपने डिलीवरी मेथड कहीं फोर्ट डाला, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने एक्चुअल में इनोवेशन किया कहाँ है, आपने क्या ऐसी यूनिक अपना फैक्टर जो है वो डेवलप किया है, वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बॉस पिछले 10 साल में आपने क्या किया वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखो अब मैं आता हूँ इस वीडियो के मेन कंटेंट पे। हालांकि एक ये 3 ब्रांड वाला फैक्टर मैंने अभी दिया, एक और मैं आपको 3 चीजों की किट दे रहा हूँ, इसे भी सेव करके रख लेना, क्लिप काट के रख लेना, अपने मोबाइल में सेव कर लेना। जो आज के टाइम पे क्लाउड किचन ब्रांड क्लाउड किचन की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ बिजनेस बनाना चाह रहा है, उसके पास 3 रास्ते हैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के। पहला कि वो स्विगी जोमेटो, जो बड़े गेटकीपर जैसे अनुपम ने पिच में बोला, आप स्विगी जोमेटो पे अपना मार्केट शेयर इतना बढ़ा लीजिए, वहां पे आपका मार्केट शेयर इतना बड़ा हो जाए कि ये प्लेयर्स आपके साथ नेगोशिएशन स्टेज पे आ जाएं और आपको स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह देना चालू कर दे। यहां से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे, उधर से आप अपने कस्टमर से प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज अब आपका एक बहुत बड़ा स्टैब्लिश ब्रांड बन चुका है। पहला तरीका यह है कि आप स्विगी जोमेटो पे टॉप प्लेयर बन जाएं। सेकंड तरीका यह है कि अगर आप स्विगी जोमेटो पे टॉप प्लेयर नहीं बन सकते हैं, तो आप किसी भी एरिया को उठाएं और उसके स्विगी जोमेटो खुद बन जाए। मतलब क्या है, जैसे इटवर्स ने स्टार्टिंग में किया, आपके पास अगर 8 ब्रांड्स हैं अपने क्लाउड किचन में, तो छोड़ो स्विगी जोमेटो को, मत दो उन्हें कमीशन। अगर आपके पास दम है तो एक काम करो, अपना मोबाइल ऐप लॉन्च करो और किसी ऐसे रीजन को पकड़ो जहां पे अभी तक स्विगी जोमेटो नहीं गया है, वहां पे जाके अपना ऐप को लॉन्च करो। और वहां पे जाके, क्योंकि आपके पास 8 ब्रांड्स हैं, तो आपके पास बहुत सारा है कस्टमर को ऑफर करने के लिए, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आके आपके 8 ब्रांड्स में से किसी भी ब्रांड का कोई भी खाना आप ऑर्डर कर सकते हैं और आप उसे डिलीवर कर दोगे। तो आप बन जाओ ना आपके स्विगी जोमेटो। मानता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने बोला कोई ऐसा रीजन ढूंढो जहां स्विगी जोमेटो अच्छा नहीं काम कर रहा। मानता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा, मानता हूँ थोड़ा चैलेंजिंग होगा, थोड़ा पैसे भी ज्यादा लेंगे, लेकिन बॉस करो तो सही। अगर आपका खाना अच्छा होगा, अगर आपका वैल्यू प्रपोजिशन अच्छा होगा, अगर आप में दम होगा, अगर आप वो चीजें ढूंढ पाए मार्केट में, वो गैप ढूंढ पाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो स्विगी जोमेटो भी सब कुछ सही कर रहे होंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहे होंगे। अगर आप वो चीज ढूंढ पाए, उसे सही कर पाए, तो हु नोज कि आप 3rd सबसे बड़े प्लेयर बन जाए, या स्विगी जोमेटो को सरपास करके हो सकता है कंट्री के सबसे बड़े प्लेयर बन जाए और अपने ही ब्रांड का सामान बेचे। मत बुलाओ दूसरे रेस्टोरेंट को, अपने ही ब्रांड का सामान बेचो, क्या दिक्कत। दूसरा तरीका तो ये। तीसरा तरीका क्या है कि बॉस आप लिमिटेड हाई डिमांड एरियाज में अपने ऑफलाइन रेस्टोरेंट्स खोलना चालू करो। आप डाटा देखो कि किस रीजन से, किस शहर से मेरे पास सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। बट ये आप तब कर पाओगे जब आप बहुत सारी लोकेशन में हो। आप जैसे कलकत्ता में एक ही लोकेशन में हो तो वो नहीं हो पाए, ठीक है। आप बहुत सारी लोकेशन में हो तो देख पाओगे कि आपकी खाने की डिमांड कौन सी लोकेशन से सबसे ज्यादा आ रही है। उस लोकेशन में एक ऑफलाइन स्टोर खोलो। अब उस लोकेशन से, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, ऑनलाइन सर्व करना वहां पे शायद उतना प्रॉफिटेबल, शायद क्या ऑब्वियसली उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा जितना प्रॉफिटेबल रहेगा आपके लिए वहां पे स्टोर लगाना। आप वहां पे स्टोर लगाएं, वहां के आसपास का जनता ऑलरेडी आपसे खाना ऑनलाइन मंगवा ही रही थी, वो आपके स्टोर पे भी आएगी, डेफिनेटली आएगी। आपका स्टोर ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑलरेडी आप वहां पे ऑनलाइन बेच रहे थे। अब वहां पे जाके स्टोर खोलो, आसपास की जनता आएगी, आपका खाना खाएगी, वर्ड ऑफ माउथ से वो पब्लिसिटी फैलाएगी, आसपास के लोगों को भी पता चलेगा, वो एक एक बार खाने के लिए आएंगे और अगर उसको आपका खाना अच्छा लगेगा तो फिर वो बाद में ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। तो ये दिस इज अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉडल। हाई डिमांड वाले एरियाज में ऑफलाइन सेटअप करो, बाकी ऑनलाइन बेचो, कोई दिक्कत की बात नहीं। या तो आप ये मिक्स वाला तरीका यूज करो, फ्रेंचाइजी स्टोर्स का तरीका यूज करो, इसमें फ्रेंचाइजी में भी जा सकते हो, अपने स्टोर भी लगा सकते हो, वो आपके मतलब है, वो आप देखो कैसे करना है। बट ये 3 तरीके हैं आज के टाइम में इंडिया में किसी क्लाउड किचन ब्रांड को, फूड ब्रांड को सक्सेसफुल होने के। अब फाइनली, क्योंकि मैंने ईटवर्स का एग्जांपल लिया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ फटाफट कि इसमें दिक्कत क्या हुई, ताकि मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर सकूं। तो सबसे पहले दिक्कत जो ईटवर्स की वो थी इनकी डिलेड एग्जीक्यूशन। 10 साल तक इनका एग्जीक्यूशन कहीं सही से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इनके बहुत सारे ब्रांड्स, बिकॉज आप इतने सारे ब्रांड्स में घुस गए हो, तो अब आप
और नहीं घुस सकते। तो प्रोडक्ट साइड पे आपका और इनोवेशन पॉसिबल नहीं ही है, ठीक है। तो अब आपको कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में, डिलीवरी में या टेक्नोलॉजी में वहां कहीं आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, तो आपका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हो गया। तीसरा, आपने ऑपरेशन स्केल करने में एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, दूसरा जिस शहर में हो वो शहर अब एग्जॉस्ट हो चुका है, दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, दूसरा शहर मतलब दूसरी लर्निंग, ऑल टुगेदर सेटिंग अप अ बिजनेस इन अ न्यू टेरिटरी, अ चैलेंजिंग टास्क। और चौथा, आपके पास कोई क्लियर स्ट्रैटेजी भी नहीं थी। इट वाज जब आप शार्क टैंक में आए, आप सही से शार्क को जवाब भी नहीं दे पाए कि आप कैसे दूसरे शहर में जाओगे और कैसे वहां पे जीतोगे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस मेरे को लगता है आपको फंडिंग नहीं मिली। एंड अदर ब्रांड्स हु वांट टू बी इन द शार्क टैंक एंड हु आर इन दिस क्लाउड किचन वाला इंडस्ट्री, प्लीज मेक श्योर, आज मैंने आपको 3-3 करके 2 सेट दिए हैं इंफॉर्मेशन के, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट्स हैं, बहुत प्रीमियम कंटेंट है, बहुत मतलब मेरा यकीन मानो मैनेजमेंट की पढ़ाई में ये कंटेंट मिलता है। आपको ब्रांड्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको बिजनेसेस को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये कंटेंट मिल पाएगा। आप ऐसा काम करो, आप इस वीडियो को सेव करके रखो, शेयर करके रखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ